AF76 हिंदी। अध्याय 751। हाँ। घर शुरू में बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक कमरा, एक बाथरूम था और डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और किचन सब मिलाकर एक ही जगह थी। इसका मतलब ये था कि तीनों को दरवाजा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। और इससे भी ज्यादा ये कि उनमें से किसी को भी दरवाजा खोलने में 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। क्या वास्तव में कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज हो सकती है जो 5 सेकंड तक इंतजार न कर सके? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। जैसे ही दरवाजा टूटा, एक विशालकाय आकृति अंदर घुस आए। नहीं, शायद ये कहना ज्यादा सही होगा कि यह व्यक्ति अपने भारी भरकम और कुछ हद तक फूलों जैसे कवच की वजह से काफी बड़ा लग रहा था। हालांकि उनका विशाल पेट भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। लियोनेल ने अब तक कई योद्धा देखे थे और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनका पेट बड़ा होने के बावजूद वे विस्फोटक एथलीट और शक्तिशाली सैनिक हो सकते थे। लियोनेल के अपने साथी भी उनमें से एक थे। उनके आक्रामक लाइनमैन असल में उनके अंगरक्षक थे और ताकत के मामले में कम से कम मेटामॉर्फोसिस से पहले लियोनेल उनमें से आधे के भी बराबर नहीं थे। हालांकि लियोनेल तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का योद्धा नहीं था। उनके कवच में बल कलाएं लगी हुई थीं, जो उसके कमजोर शरीर को हिलने डुलने और दरवाजा तोड़ने के लिए जरूरी ताकत दिखाने की क्षमता प्रदान करती थीं। यही बात उसे प्रभावशाली बनाती थी, लेकिन सिर्फ यही बात उसे डरने लायक नहीं बनाती थी। और फिर भी जैसे ही वह व्यक्ति प्रकट हुआ, रोलन और एलिस अपनी सीटों से उठे और गंभीरता से सलामी दी। कई पल बाद भी उन्होंने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मोटे, बख्तरबंद आदमी ने अपनी संकुचित आंखों के माध्यम से स्पष्ट तिरस्कार के साथ छोटे से घर को देखा। शुरू से ही उसने ये देखने की जरा भी परवाह नहीं की कि सब उसे उचित सम्मान दे रहे हैं या नहीं। आखिरकार उसे तो इसकी उम्मीद ही थी। भला सवाल करने की जरूरत भी थी। महामहिम हिलीज ने जनरल की उपस्थिति की मांग की है। वह सवाल करते हैं कि आपके लौटने के बाद 1 घंटा बीत चुका है, फिर भी महामहिम की जागीर को अभी तक कोई औपचारिक रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई है? किसी नेवले के मुंह से निकले हुए से शब्द बोलने के बाद ही वह मोटा, बख्तरबंद आदमी भोजन कक्ष की मेज की ओर मुड़ा। पहले तो उसने संतोष से सिर हिलाया जब उसने देखा कि रोलन और एलिस अभी भी अपने सिर झुकाए हुए हैं। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि लियोनेल अभी भी अपनी सीट पर बैठा है और उसकी निगाहें उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रही हैं मानो किसी तुच्छ चीज को देख रही हो, तो उसका चेहरा जम गया। उसी समय लियोनेल खड़ा हो गया। लगता है मुझे बाद में फिर आना पड़ेगा। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मोटा, बख्तरबंद आदमी गुस्से से कांप उठा। लेकिन जब लियोनेल उसकी ओर बढ़ा तो उसे अचानक एक विशालकाय दैत्य जैसा महसूस हुआ। रोलन के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि उसका सिर अभी भी झुका हुआ था, पर वह लियोनेल को जिंदगी भर से जानता था। उसकी आवाज के लहजे से साफ जाहिर था कि वह गुस्से में था। वह कोई बेवकूफी तो नहीं करेगा, है ना? रोलन के चेहरे के भाव बदल गए। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो लियोनेल पर जो भी क्रोध उमड़ेगा, वह उस पर और उसकी पत्नी पर भी भड़क सकता था। रोलन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने दांत पीस लिए। मोटे, बख्तरबंद आदमी से स्वीकृति मिलने से पहले ही उसने अपना सिर उठाया और आगे बढ़कर लियोनेल का हाथ गंभीरता से पकड़ लिया। लियोनेल दंग रह गया। जब उसने पीछे मुड़कर रोलन की आंखों में देखा तो वह सिहर उठा। वो नजर, उसने बहुत दिनों से ऐसी नजर नहीं देखी थी। ये उस भरोसे और भरोसे से अलग थी जो लियोनेल ने उस दिन नए छात्रों को बचाने के बाद महसूस किया था। नहीं, ये नर्क की आग में साथ चलने की इच्छा का भाव था, एक ऐसा भाव जो लियोनेल ने सिर्फ उन चंद भाइयों से देखा था जिन पर उसे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा था। मत करो, रोलन ने दृढ़ता से कहा। लियोनेल काफी देर तक चुप रहा। जिस समय रोलन को लगा कि वह उस तक पहुंच गया है, लियोनेल ने अचानक हमला किया और रोलन के जबड़े पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। एलिस ने जब अपने पति को जमीन पर गिरते देखा तो उसकी हल्की चीख निकल गई। लियोनेल ने अपनी आस्तीन ठीक की, मानो रोलन के गंदे हाथ धो रहा हो, और मोटे, बख्तरबंद जानवर के पास गया। जल्दी करो, लियोनेल चिल्लाया। आप। इससे पहले कि मोटा आदमी कुछ और कह पाता, लियोनेल उससे 1 कदम से भी कम दूरी पर खड़ा था। उस पल ऐसा लग रहा था कि लियोनेल उससे सिर्फ 1 सिर लंबा था, शायद 10 सिर का। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर से कोई पहाड़ उस पर भारी पड़ रहा हो। अपनी जान के डर से मोटा आदमी बस पीछे मुड़ सकता था। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक रही थी, मानो उसे लियोनेल की मौत का मंजर पहले ही दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में छोटे से घर में भयानक शांति छा गई।
एलिस अपने पति के पास पहुंची, उसके नाजुक गालों पर आंसू बेकाबू होकर गिर रहे थे। उसने ऐसा क्यों किया? एलिस आधी उन्माद की स्थिति में पहुंच गई। डर और अपने प्यार को इस तरह आहत होते देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे या कैसा महसूस करे। एलिस एक भोली भाली और नेकदिल युवती थी। उसे युद्ध के खतरे की समझ नहीं थी, या कम से कम उसने इसके बारे में लगातार आशावादी रहना ही चुना था। वरना वह रोलन के लिए रात का खाना तैयार करके इंतजार क्यों करती, जबकि बाकी सब यही सोच रहे थे कि शहर खत्म हो गया है। फिर भी, क्योंकि रोलन ने उसे बताया था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जनरल जरूर कामयाब होगा, उसने उसकी बात पर यकीन कर लिया और लियोनेल को भी लगभग देवता मानने लगी। लेकिन अब रोलन ने गहरी सांस ली और अपने होंठ से खून पोंछा। उसे दोष मत दो, उसने ये हमारे लिए किया। रोलन की निगाहों में दृढ़ संकल्प की एक चमक उभरी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। एलिस, क्या तुम जीवन और मृत्यु में मेरे साथ रहने को तैयार हो? ये शब्द सुनकर एलिस स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसके आंसू पहले से भी अधिक तेजी से बहने लगे। वह अपने पति की बाहों में दब गई, लेकिन उसके शब्द आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट और दृढ़ थे। हाँ, शिखा। लियोनेल को उस हवेली तक ले जाया गया जो उसने पहले दूर से देखी थी, तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हालांकि वह फिर भी सड़कों को साफ, बेहतर पक्की और बेहतर ढंग से व्यवस्थित होते हुए देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे, कदम दर कदम, एक नई दुनिया की ओर यात्रा कर रहा हो। घर बड़े और ज्यादा आलीशान होते गए। पहरेदारों की मौजूदगी बढ़ती गई। हर गली से गुजरते हुए विलासिता की चीजों की संख्या आसमान छूती जा रही थी। इस दौलत का सबसे आम सूचक था वजन। ज्यादा वजन वाली औरतें और मर्द हर जगह नजर आते थे, बेफिक्री से बातें करते, ऐसी चीजें पीते जो गरीबों को कभी नहीं मिल सकती और ऐसा खाना थूकते जो गरीबों को कभी चखने को नहीं मिलता। फिर उन सब में पवित्र प्याला था। जागीर 4 मंजिला थी और उसका अगला हिस्सा ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक 50 मीटर लंबा था। उसके दरवाजों पर असली पहरेदार खड़े थे और उन्होंने लियोनेल के बगल वाले मोटे आदमी जैसा ही कवच पहना हुआ था। लेकिन ये पहरेदार असल में बहुत ताकतवर थे, इतने ताकतवर कि लियोनेल जितना ज्यादा उन्हें देखता, उसका धैर्य उतना ही कम होता जाता। उस युद्ध में लड़ते समय ये शक्तिशाली योद्धा कहाँ थे? उनके ये हथियार और कवच कहाँ थे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे युद्ध के मैदान से दर्जनों मील दूर एक जागीर की रक्षा के लिए इतने समय तक यहाँ खड़े रहे हों। है ना? महामहिम ने जनरल की उपस्थिति का अनुरोध किया है, मोटे आदमी ने गार्डो से कहा। इस आदमी की पहचान पहचानते हुए कुछ पहरेदारों ने भी उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। लेकिन ऐसे लोगों के प्रति लियोनेल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे उसका साथ देते हैं या नहीं। आखिरकार क्या वे तब यहाँ नहीं थे जब उनसे कहीं कमजोर, कहीं कम प्रशिक्षित और कहीं कम खाने वाले लोग उनकी जगह लड़ रहे थे? वे कौन होते हैं किसी के प्रति तिरस्कार महसूस करने वाले? लियोनेल की भावनाएं थोड़ी अस्थिर हो गईं। जैसे ही उसका पैर सबसे ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचा, संगमरमर टूटकर बिखर गया। फिर भी वह ऐसे चलता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो, और बिना किसी अभिवादन के पहरेदारों के पास से गुजर गया। काफी देर बाद जब उसकी पीठ गायब हो गई, मोटा बख्तरबंद आदमी उसका पीछा करना भूल गया, तब पहरेदारों की पीठ पर जमा ठंडा पसीना तालाब जैसा लग रहा था। अल्पविराम। हवेली के अंदर का माहौल उतना ही आलीशान था जितना कोई उम्मीद कर सकता है। लेकिन लियोनेल की नजर जिस भी चीज पर पड़ती, उसके मन में एक और कुपोषित सैनिक, एक और बेचारा घोड़ा जिसकी सवारी उन्हें मजबूरन करनी पड़ती थी, एक और कुंड तलवार जिसे उन्हें मजबूरन चलाना पड़ता था, एक और रोता हुआ परिवार का सदस्य जो शोक मनाने को मजबूर था, उसकी याद आ जाती। लियोनेल को किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। अपनी आंतरिक दृष्टि से हवेली का पूरा खाका उसके दिमाग में पहले ही अंकित हो चुका था। बड़े बड़े कदमों से उसने लकड़ी के 2 बड़े दरवाजे खोले और एक शानदार दावत ने उसका स्वागत किया। अगर कभी पेटूपन का कोई अवतार होता है, तो लियोनेल को लगा कि उसे वह मिल गया है। केवल 8 लोगों को भोजन कराने के लिए वहां असंख्य बड़े पक्षी और जानवर, फलों के अंतहीन ढेर, कम से कम 1 मीटर ऊंचे 2 केक, जूस के जग थे जिनसे सभी अपनी अपनी मेज भर सकते थे। वहां भोजन की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से अंतहीन थी, प्रत्येक व्यंजन के लिए एक अलग नौकर नियुक्त था। लियोनेल ने एक नज़र में ही बता दिया कि इन 8 पुरुषों और महिलाओं ने जिस गति और गति से खाना खाया, उससे उनके लिए खाना खत्म करना असंभव होगा। उन्होंने जो भोजन चखा, उसमें बड़ी मात्रा में मांस हड्डियों पर रह गया था। सैंडविच ऐसे पड़े थे जिनमें से 1 या 2 निवाले निकाले गए थे। जूस के कप आपस में बदल दिए गए थे, जिनमें से पौष्टिक तरल पदार्थ भूल गए थे।
लियोनेल की नज़र जिस भी चीज़ पर पड़ती उसका चेहरा और भी शांत होता जाता। आखिरकार वह इतना शांत हो गया कि उसे लगा कि अब उसका कोई वजूद ही नहीं है। नतीजा ये हुआ कि कई सेकंड तक किसी को पता ही नहीं चला कि वह यहाँ है, जिससे उसे अपनी याददाश्त में देखी गई हर चीज़ को पूरी तरह से अंकित करने का समय मिल गया। आह जनरल, मैं बहुत निराश हूँ। 8 लोगों में से एक ने बोलना शुरू किया, वह अभी भी एक आधे तैयार चिकन पैर पर काम कर रहा था। यद्यपि आपने ये युद्ध जीत लिया है, मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ। न केवल मुझे लूटे गए माल की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, बल्कि मेरा अपना जनरल भी नहीं आया और हमें 1 घंटे से अधिक समय तक प्रतीक्षा करानी पड़ी, जिसके बाद मुझे उसे वापस लाने के लिए एक व्यक्ति को भेजना पड़ा। आप क्या सोचते हैं कि मेरे जैसे स्वामी को ऐसे अवज्ञाकारी अधीनस्थों के साथ क्या करना चाहिए? लियोनेल ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह दरवाजे पर खड़ा था। हम प्रभु ने भोजन से ऊपर देखा तो पाया कि लियोनेल उनकी ओर देख ही नहीं रहा था, बल्कि लियोनेल दीवार पर लटकी एक शिखा को देख रहा था। ये सचमुच बहुत सुंदर था। सबसे आगे एक चांदी की ढाल थी जिस पर दहाड़ते हुए सिंह की छवि अंकित थी। उसकी पीठ पर 2 भाले थे जो प्रभुत्व की वीरतापूर्ण आभा बिखेर रहे थे। नीचे की तरफ एक अजीब प्राचीन भाषा में लिखे शब्दों का एक लहराता हुआ रिबन दिखाई दे रहा था, जिस पर रून जैसे अक्षर थे। फिर भी लियोनेल किसी तरह समझ गया कि उसमें क्या लिखा है। एक योद्धा का साहस, एक रक्षक का हृदय। लियोनेल के दिल में ये शब्द गूंज रहे थे, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये शब्द उस व्यक्ति की दीवार पर लिखे गए हैं जो इनका मतलब ही नहीं समझ पा रहा है, तो उसे और भी ज्यादा घिन आने लगी। या शायद वह इसे समझता था और उसे इसकी परवाह नहीं थी। लड़के, क्या तुमने महामहिम के शब्द नहीं सुने? क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? एक मोटी महिला की तीखी आवाज उसके गले में लियोनेल के भाले के प्रहार से कट गई। एक संघर्षपूर्ण गुर्राहट की ध्वनि ने वहां एक प्रकार का सन्नाटा छाने दिया, जिसके बाद अचानक उपस्थित लोगों की चीखें हॉल में गूंजने लगीं। दीवारों पर तैनात पहरेदार अचानक हरकत में आ गए और लियोनेल की ओर झपटे, लेकिन वे भी उतनी ही आसानी से मारे गए। दुनिया पर उनकी आखिरी नजर उनकी तीखी ठंडी आंखों पर ही पड़ी। लियोनेल ने एक एक करके पेटू लोगों को मार डाला। कुछ ही सेकंड में वह प्रभु के सामने खड़ा हो गया। उसकी मोटी गर्दन पकड़कर लियोनेल ने उसे उसकी सीट से उठाया। भगवान से दुर्गंध आने लगी, एक तो उनकी खराब स्वच्छता की वजह से, लेकिन बाकी निश्चित रूप से उनके खुद को गंदा करने की वजह से। या तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझे स्वयं महामहिम ने नियुक्त किया था। आह! लियोनेल का भाला उसके दिल में जा लगा। वह ठंडे मन से देखता रहा कि भगवान का खून धीरे धीरे बह रहा है। हर गुजरते पल के साथ उसकी निगाहें और भी ठंडी होती जा रही थीं। मौन लियोनेल देखता रहा कि लाशें उसके सामने गिर रही हैं। वहां मौजूद लोगों की चीखें और उसके बाद हवेली में मची अफरा तफरी ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। फिर भी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह लॉर्ड हेलीज के शरीर को घूरता रहा, जो धीरे धीरे उसके सामने खून से लथपथ हो रहा था। अब भी वह आदमी हाँफने और बड़बड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी धीरे धीरे धुंधली होती आंखें अभी भी सदमे से भरी थीं। यहाँ तक कि मरते समय भी वह ये नहीं समझ पा रहा था कि कोई उसे मार सकता है। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके नीचे का कोई व्यक्ति, जिसे उसने ही नियुक्त किया था, उसके साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। जब हेलीज ने अपनी आखिरी सांस ली तो लियोनेल मुड़ा और भोजन कक्ष से बाहर चला गया। उसकी निगाहें अभी भी ठंडक से भरी हुई थीं। गलियारे से गुजरते हुए कुछ पहरेदारों ने उस पर हमला कर दिया, जबकि उसके हाथ में अभी भी खून से सना भाला था। शायद उनके मन में अभी भी यह बात नहीं आई थी कि कोई उनके भगवान पर हमला कर सकता है। इसलिए जब उन्होंने ऐसा शोरगुल और घबराहट सुनी तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि कोई कदम उठाने से पहले स्थिति को समझें। जहां तक उन कुछ गार्डों का प्रश्न है जो यह समझने के लिए पर्याप्त समझदार थे कि ये मामले निश्चित रूप से लियोनेल से संबंधित थे, उनके सिर के बगल में एक भाला मारा गया, जिससे उनकी खोपड़ी के भीतर मस्तिष्क थरथराने लगा। शहर में हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि लियोनेल को जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सब उसकी वजह से नहीं था। निश्चित रूप से कुछ और ही चल रहा था। लेकिन लियोनेल भी हैरान रह गया जब वह इसका स्रोत जानने के लिए हवेली के दरवाजे से बाहर निकला। उस समय लियोनेल हवेली की संगमरमर की सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था। अनजाने में उसकी स्थिति ठीक उन दरारों के ऊपर थी जो उसके अपने पैरों के कारण पहले बन गई थीं। नीचे एक संचयी उछाल था। कोई सोच सकता था कि यह महामहिम हेलीज की मृत्यु से पहले बताई गई गतिविधियों का परिणाम था, लेकिन लियोनेल जानता था कि यह सब बहुत जल्दी होता है।
उसे नहीं पता था कि यह महामहिम कौन थे, लेकिन वह ये जरूर जानता था कि वे इतने पास नहीं हो सकते और घटनाएं इतनी संयोगवश नहीं हो सकती। हालांकि जब लहरें करीब आईं, तो लियोनेल भी स्तब्ध रह गए। वह सही था। दरअसल ये तथाकथित महामहिम नहीं था, लेकिन स्रोत संभवतः और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पुरुषों और महिलाओं का एक समूह, यहाँ तक कि कुछ को लियोनेल बच्चे भी समझेंगे, सभी उस कुलीन इलाके में घुस आए। अपनी जान की परवाह किए बिना वे गश्त कर रहे पहरेदारों से भिड़ गए। उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। जिन गार्डों का उन्होंने सामना किया, उनके चमकदार कवच की तुलना में उनके उपकरण जर्जर थे। उनमें से कई नंगे पैर दौड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। ज्यादातर ने फटे पुराने कपड़े पहने थे जो मुश्किल से उनके शरीर को ढक पा रहे थे। कुछ ने तो अस्थायी हथियार या रसोई के चाकू इतने अजीब तरीके से पकड़े हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। इस सेना का नेतृत्व एक ऐसे युवक ने किया था जिसे लियोनेल अच्छी तरह पहचानता था। इतनी दूर से भी लियोनेल उसकी आंखों में चमकता हुआ क्रोध और दृढ़ संकल्प देख सकता था। लेकिन शायद उससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उसकी दुबली पतली पत्नी उसके साथ साथ चल रही थी। उसके हाथ में भी रसोई के चाकू के अलावा कुछ नहीं था, शायद इसलिए कि कोई और हथियार उसके लिए बहुत भारी होता। उसके चेहरे पर घबराहट और दृढ़ संकल्प की झलक थी, लेकिन उसके गालों से एक साथ गिरते आंसुओं ने लियोनेल की ठंडक को कुछ हद तक कम कर दिया और उसके होठों से एक अनायासी हंसी निकल गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह एलिस की कमजोरी पर हंस रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी छोटी बहन को अपने नन्हे हाथों से जार खोलने की पूरी कोशिश करते हुए देख रहा हो। वह अपने छोटे से शरीर की पूरी कोशिश करते हुए जार को दबा रही थी और घुरा रही थी। हालांकि इससे सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें देखकर कोई भी उसे पूरे दिल से बचाना चाहता था। ऐसी औरत का इस तरह के युद्ध क्षेत्र में उतरने का संकल्प लियोनेल की समझ से परे था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि खुद उसमें भी ऐसा संकल्प है या नहीं, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि यदि वह रोलन होता, तो निश्चित रूप से उसके पास वह दृढ़ संकल्प नहीं होता जो अपनी पत्नी को साथ लेकर दुश्मन के इलाके में इस तरह से मार्च करने के लिए आवश्यक होता, ये जानते हुए कि वह उसकी रक्षा करने की अपनी क्षमता की गारंटी नहीं दे सकता। क्या रोलन का ऐसा करना गलत था? लियोनेल को लगा कि जवाब बहुत जटिल है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ पति होने के नाते एक फर्ज था, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार की रक्षा करना। कई मायनों में उन्हें सबसे पहले खतरे से दूर रखना इसी जिम्मेदारी का हिस्सा था। लेकिन दूसरी तरफ रोलन का खुद के प्रति भी एक कर्तव्य था। वह वही इंसान बना रहे जिससे उसकी पत्नी प्यार करती थी। वह गौरव, सम्मान, त्याग और वीरता का प्रतीक। अगर वह अपने परिवार को छुपाता और इन सब बातों को नजरअंदाज करता, तो क्या वह ऐसा कर पाता? और फिर एक तीसरा दृष्टिकोण भी था। क्या किसी का ये कर्तव्य नहीं है कि वह अपने परिवार के लिए सर्वोत्तम जीवन सुनिश्चित करे? यदि आप जिस दुनिया का अनुभव प्रतिदिन करते हैं, वो एक जीवित नरक के अलावा कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह जहां अंतहीन पीड़ा व्याप्त है और आपके परिवार द्वारा वहां बिताया गया प्रत्येक मिनट किसी भी अन्य चीज से अधिक हृदय विदारक है, तो आप क्या करेंगे? क्या आपको अब भी यथास्थिति की रक्षा करनी होगी? अगर आप अपने परिवार को ऐसी दुनिया में रहने देते हैं, तो क्या आप अब भी एक पति, एक पिता होने का अपना कर्तव्य निभा रहे होंगे? सीमा कहाँ थी? आपको किस कर्तव्य के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होना चाहिए? क्या सुरक्षा सबसे जरूरी थी? क्या आपके आदर्श सबसे जरूरी थे? या खुशी सबसे जरूरी थी? जैसे जैसे रोलन हमले का नेतृत्व करता गया, उसका हर कदम लियोनेल के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। जब अस्थायी योद्धाओं का सैलाब आखिरकार जागीर तक पहुंचा, तो सबने लियोनेल की तरफ देखा, जो एक इंच भी नहीं हिला था, और लियोनेल ने भी उनकी तरफ देखा। उन सब पर एक सन्नाटा छा गया। हालांकि शहर अभी भी तेज अलार्मों और चीखते चिल्लाते रईसों से जगमगा रहा था, फिर भी किसी वजह से उन्हें वह शांत लग रहा था। 3 महीने। उनकी निगाहों को महसूस करना बस इतना ही नहीं था। ये वैसा अनुभव नहीं था जैसा किसी भीड़ के सामने खड़े होकर एक सोचे समझे भाषण की उम्मीद में होता है। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा भारी था। मानो उनकी उम्मीदों और सपनों का बोझ अचानक उसके कंधों पर आ गया हो, मानो वह उनका प्रकाश वाहक हो, मानो वह उनकी एकमात्र आशा हो। यह एक अलग तरह का बोझ था, जो निश्चित रूप से किसी भी अयोग्य व्यक्ति के दिल और आत्मा को कुचल देगा। रोलन नीचे खड़ा था, अपनी पत्नी का छोटा, कांपता हुआ हाथ पकड़े हुए। उसकी नीली आंखें मानो उनके बीच की जगह को चीरती हुई लियोनेल पर एक जलती हुई रोशनी, एक अंतहीन उत्साह के साथ टिकी हुई थी।
उसने लियोनेल के चेहरे से लेकर उसके हाथ में खून से सने 4 मीटर लंबे भाले की ओर देखा। भाले की नोक से लाल रंग का तरल पदार्थ धीरे धीरे टपक रहा था और संगमरमर की सीढ़ियों से टकराकर वापस लौट रहा था। धीमी और लयबद्ध ध्वनि उनके दिलों के साथ धड़कती थी। यह आपकी पसंद है? लियोनेल ने पूछा। बदले में उसे केवल मौन ही मिला। ठीक है, तो फिर। आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, उनकी दहाड़े और जयकारे उस छोटे से कस्बे में एक प्रचंड लहर की तरह गूंज रहे थे। पहली बार रईसों को भी अपने अंदर थोड़ा डर महसूस होने लगा। उनमें से किसी की भी अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तारांकन तारांकन। 1 महीने से अधिक समय बाद, एक दूर स्थित शहर में, जो आकार और कद में उस छोटे से कस्बे से भी छोटा था, एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा, भावशून्य होकर एक रिपोर्ट सुन रहा था। हालांकि उनकी दाढ़ी सचमुच सफेद हो रही थी, लेकिन इससे उनका रूप किसी बूढ़े और अपने यौवन से बाहर निकले व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि इससे उनमें ज्ञान और आत्मविश्वास का भाव आ रहा था। यहाँ तक कि उनके रूप रंग में भी एक ऐसा निखार आ रहा था जिसकी बराबरी केवल दूसरे सुसंस्कृत मध्यम आयु वर्ग के पुरुष ही कर सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... महामहिम हेलीज की मृत्यु की पुष्टि हो गई है। रिपोर्टों के अनुसार उसकी मृत्यु उसके जनरल के हाथों हुई। तब से ये शहर जनरल के शासन में आबाद हो गया है और यहाँ तक कि तेजी से विस्तार भी करने लगा है। सीमा की रक्षा जारी रखने के बजाय, जैसा कि उनका कर्तव्य है, उन्होंने अपने हथियार राजधानी की ओर मोड़ दिए हैं और लगातार हमारे क्षेत्र को खा रहे हैं। अब तक 7 कस्बे और 2 शहर पहले ही गिर चुके हैं। राजा ने बिना किसी खास भावभंगिमा के यह बात सुनी। हालांकि उसके आसपास मौजूद दरबारी मंत्री उसके कुछ कहने का मौका मिलने से पहले ही गुस्से से चिल्लाने लगे थे। टकराना। एक गोल पेट वाले आदमी ने अपनी मुठिया एक महंगी लकड़ी की रेलिंग पर पटक दी। हालांकि उसकी कद काठी और ताकत को देखते हुए लियोनेल ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि वह लड़ाई में उतना बेकार था जितना कि दूसरे रईसों के लिए। दरअसल यह आदमी वाकई काफी खतरनाक था और उसके पास इतनी ताकत थी कि वह धरती हिला सकता था। उसके हाथों पर बहुत सारे महान लोगों का खून लगा है। इस अभिशाप को मिटाना होगा। तो फिर तुम उसे रोकने के लिए सेना लेकर क्यों नहीं जाते? हम उसे देखने दो कि आदरणीय माइकल द राउंड क्या कर सकता है। मिकाइल के चेहरे पर गुस्से का भाव था। उसका नाम मिकाइल द स्टडी था, गोल नहीं। साफ था कि कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि वह कौन था, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। नॉर्मन द ककोल्ड, तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ है। क्यों न तुम यहाँ आओ और मेरे सामने ऐसा करो। नॉर्मन का कद माइकल से बहुत छोटा था। राजा की मौजूदगी में होने के बावजूद वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके पैर उसी लकड़ी की रेलिंग पर रखे थे जिस पर माइकल ने जोर से पटका था। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों शाही दरबार के बिल्कुल विपरीत दिशा में थे। नॉर्मन के लंबे, लहराते सुनहरे बाल और चमकती हरी आंखें थीं। उसके जबड़े के आकार से लेकर नाक की रूपरेखा तक सब कुछ पूर्णता की पराकाष्ठा पर था। वह सचमुच सुंदर पुरुषों में एक सुंदर पुरुष था। हालांकि वह झुका हुआ था और उसका शरीर स्पष्ट नहीं था, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह इस मामले में भी बराबरी का होगा। माइकल से भी ज्यादा बेइज्जत होने के बावजूद नॉर्मन ने जरा भी नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि वह ऐसे हंसा जैसे अपमान उसका था ही नहीं। जो लोग इसके पीछे की कहानी जानते थे वे तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे पाए। कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ज्यादातर लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ये साफ था कि रईसों के बीच नॉर्मन को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था। और उसके अगले शब्दों ने ये सिद्ध कर दिया कि ऐसा क्यों था। हाँ, मेरी होने वाली पत्नी को तो महाराज ने अपने प्रिय पुत्र के कहने पर छीन लिया। मैं क्या कहूँ, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। ये बहुत मजेदार है, मुझे भी हंसी आती है। अगर आपको भी हंसी आए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जानते हो मुझे इससे भी ज्यादा मजाक क्या लगता है? अगर जिन रईसों के लिए तुम अभी रो रही हो और उदास हो रही हो, उनमें से कोई भी यहाँ होता तो क्या तुम उसे अपने जूतों के तले की धूल चाटने भी देती? क्या तुम सचमुच उनकी परवाह भी करती हो? हे शक्तिशाली ड्यूक्स और मार्क्विस, आपके लिए बैरन और अर्ल्स का क्या मूल्य है? आपको केवल इसलिए चिंता है क्योंकि उनसे भी निम्न कोई व्यक्ति कत्लेआम कर रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सभी सीमा पर उनके द्वारा किए गए अत्याचारों से अनजान हो, है ना? ऐसे कुलीनों को देश के इतने महत्वपूर्ण और अस्थिर हिस्सों की रक्षा के लिए नियुक्त करना शुरू से ही एक गलती थी। लेकिन आपको तब इसकी परवाह नहीं थी, तो अब आपको इसकी परवाह क्यों है? मेरी राय में ये हर तरफ से विफलता है। नॉर्मन ने जम्हाई ली।
लगभग 1 मिनट में ही उसने इतना कुछ कह दिया कि उसे 10 बार सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा मिल सकती थी। उन्होंने एक ऐसे वर्जित विषय का जिक्र किया जो उन्हें नहीं करना था। उन्होंने कुलीनों की संप्रभुता का अपमान किया, और इस तरह उन्हें यह उपाधि देने वाले महामहिम का भी। और अंत में, उन्होंने महामहिम के शासन और नीतियों को विफल बताकर उनका सीधा अपमान किया। यह आदमी अभी भी इतने उदासीन रवैये के साथ क्यों जीवित था, यह उनकी समझ से परे था। 3 महीने, आवाज कहीं से भी नहीं आई थी। उसमें एक गहरी आवाज जैसी भव्यता थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। नॉर्मन ने हिलने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि 2 भारी भरकम शूरवीरों ने उसे बाहों से पकड़ लिया और घसीटते हुए ले जाने लगे। वह सचमुच इतना आलसी लग रहा था कि कोई हरकत भी नहीं कर पा रहा था। उसकी हंसी अदालत में गूंज उठी। 3 महीने बाद मिलते हैं आप सबसे। अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। किसी की भी एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यहां तक कि माइकल, जिससे खुश होना चाहिए था, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बल्कि वह अपनी जगह पर बैठ गया और फिर से चुप हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। उनके राजा अलेक्जेंडर द एपेक्स एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वे सभी अपने दिल की गहराइयों में डरते थे। जब वे बोलते थे तो दुनिया सुनती थी। जब वे आदेश देते थे तो दुनिया चलती थी। हालांकि कभी कभी उनकी निष्क्रियता सबसे डरावनी होती थी। नॉर्मन की मंगेतर को उससे छीने हुए 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में नॉर्मन ने शायद उन्हें बस कुछ ही हफ्ते आज़ादी दी थी, अगर इतनी भी। उस समय में उसे कभी मरने नहीं दिया गया था। उसे ये देखने के लिए मजबूर किया गया था कि उसके जीवन का प्यार किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक उपकरण बन गया और एक राजा के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने का एक हथियार बन गया। अब तक नॉर्मन का हर प्रकोप उसके सिर को काट देने की एक याचना की तरह था, एक आशा कि एक दिन वह एक ऐसे शब्द संयोजन पर ठोकर खाएगा जो इतना गंदा और इतना तीखा होगा कि अलेक्जेंडर अंततः उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और उसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन हर बार राजा अविचलित रहते, बिना पलक झपकाए समय की सजा सुनाते। फिर वे अपने काम में ऐसे लग जाते जैसे कुछ हुआ ही न हो, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोले। ऐसा लग रहा था मानो वे सभी एक दशक से भी ज्यादा समय से यातनाओं का दौर देख रहे हों। उनके दिलों में बोया गया डर का बीज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उनके राजा का एक तार्किक डर उनकी आत्मा में गहराई तक उतरता जा रहा था। इसके लिए एक विशेष प्रकार के बीमार और विकृत व्यक्ति की आवश्यकता थी जो इतनी लापरवाही से वह कार्य कर सके जो उनके इस राजा ने किया था, और उनमें से किसी ने भी उसके जैसा बनने का साहस नहीं किया। एक सनक में उनके राजा ने नॉर्मंड में अपने राज्य की शायद सबसे महान प्रतिभा को नष्ट कर दिया था, सिर्फ एक बात साबित करने और अपने प्रभुत्व का दावा करने के लिए। फिर भी जब वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने इस युवक को यातना देना जारी रखा जिसने कुछ भी गलत नहीं किया था, ताकि वे कभी भी यह न भूले कि वह क्या करने में सक्षम था। इस तरह का आदमी आपको कभी भी उसके बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहिए। मिकेल, हाँ महाराज। माइकल उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसका पेट मानो स्टील का बना हो क्योंकि वह एक बार भी नहीं उछला। हालांकि इससे उसकी अपनी बाहों को सीधा रखने की कोशिश को हंसी से नहीं रोका जा सका। आप अभियान का नेतृत्व करेंगे। मैं चाहता हूं कि यह मामला निपट जाए। जब तक ऐसा न हो जाए, वापस आने की जहमत मत उठाना। हाँ, आप सभी बर्खास्त हैं, अलेक्जेंडर ने भावशून्यता से कहा। राजा उठकर अदालत कक्ष से बाहर चले गए और मिकाइल को पसीने से तरबतर छोड़ गए। सच तो ये था कि मिकाइल ये काम नहीं चाहता था। उसने कुछ रईसों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ अच्छे काम किए थे। हालांकि विद्रोही सेना की अफवाहें इतनी जबरदस्त थीं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बेशक ऐसा नहीं था कि वह लियोनेल से डरता था, ये सच्चाई से कोसों दूर था। उसे लगता था कि अगर बस इतना ही है तो वह लियोनेल को आसानी से कुचल भी सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि कई लोग मानते थे कि ये चीजें इतनी आसान नहीं हैं। इस विद्रोह के शुरू होने से पहले दुश्मन ओरिक्स जनजातियों के आगे बढ़ने की खबरें थीं। हालांकि उन्होंने केवल अपने मानव अधीनस्थों को ही भेजा था, लेकिन यह निश्चित रूप से उनकी सबसे मजबूत सेनाओं में से एक थी। फिर भी किसी तरह इस जनरल और आम लोगों के एक बेतरतीब समूह ने उन्हें हरा दिया। इसमें गड़बड़ कैसे नहीं हो सकती। आम सहमति ये थी कि ओरिक्स इस विद्रोही सेनापति का इस्तेमाल अपने राज्य में फूट डालने के लिए कर रहे थे। इसलिए यह विद्रोही सेना इतनी सरल नहीं थी। उनके पास न केवल एक करिश्माई नेता था, बल्कि उन्हें एक ऐसे दुश्मन का समर्थन भी मिल रहा था जिसके साथ अलेक्जेंडर द एपेक्स भी केवल जमीन साझा कर सकता था। माइकल ऐसी स्थिति से दूर रहना चाहता था।
या कम से कम वह कई रईसों के साथ बोझ बांटना चाहता था ताकि दोष का बोझ उसे न उठाना पड़े। लेकिन उसे बस मुंह खोलना था और नॉर्मैंड को व्यभिचारी कहना था। आपको क्या लगता है नॉर्मैंड इतना जोर जोर से क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसे न सिर्फ उस राजा पर कटाक्ष करने का एक और मौका मिल गया था जिससे वह दिलोजान से नफरत करता था, बल्कि वह जानता था कि वह अपने साथ माइकल को भी नीचे घसीट रहा है। जैसे ही माइकल के मुंह से कुकॉर्ड शब्द निकला, उसकी किस्मत तय हो गई। अब उसके पास कामयाब होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिकाएल ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी भी रईस ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में ये बहुत महान है। अल्पविराम। अलेक्जेंडर उदास भाव से महल से गुजर रहा था। उसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था और बाएं कंधे पर एक चांदी का शोल्डर गार्ड था। इससे वह एक योद्धा राजा जैसा गरिमा में लग रहा था, हालांकि वह दशकों से युद्ध के मैदान में नहीं गया था। अलेक्जेंडर ने एक दरवाजा खोला। राजकीय पिता। एक युवक जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, तुरंत खड़ा हो गया। वह जगह एक छोटा सा बगीचा था जिसमें तलवारबाजी के अभ्यास के लिए कंक्रीट की जगह थी। उस युवक की भीगी हुई हालत और आसपास गिरे हुए कई साथियों को देखकर, जिससे हवा में खून की गंध फैल रही थी, ये साफ था कि वह अपने पिता के आने तक इसी प्रशिक्षण क्षेत्र का फायदा उठा रहा था। दूर एक युवती पत्थर के फव्वारे के पास बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सुन्न थीं, वह बिना कुछ बोले कहीं खोई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे राजा का अभिवादन करने का उसका कोई इरादा नहीं था। मेरे साथ आओ, लड़की को भी ले आओ, अलेक्जेंडर ने भावशून्यता से कहा। हाँ, राजकुमार राउलिन ने अपने पिता के आदेश का पालन करने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब तक ये शब्द उसके कानों तक पहुंचे, अलेक्जेंडर के कदम बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन उसने देर नहीं की। बिना किसी परवाह या स्नेह के राउलिन ने लड़की का कोमल हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया, उसे अपने साथ घसीटता हुआ ले गया। ये देखकर कि वह हिलना नहीं चाहती, उसने उसे अपने कंधे पर फेंक दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि जिस जगह से उसने उसका हाथ पकड़ा था, वहां पहले से ही चोट के निशान थे। कुछ ही देर बाद राउलिन ने अपने पिता को भूमिगत मार्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास प्रतीक्षा करते हुए पाया। राउलिन को आते देख अलेक्जेंडर नीचे उतरने लगा। ईश्वरत्व। राउलिन अपने पिता के पीछे पीछे चलता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि वह जिंदगी में लगभग हर रोज इस बगीचे में आया था, लेकिन कभी यह सीढ़ी नहीं देखी थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने पिता को अच्छी तरह जानता था। उनका बेटा होने के बावजूद उसने एक कदम भी सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके पिता तभी बोलते थे, और सिर्फ तभी जब वह बोलना चाहता था। कोई सवाल, कोई शब्द, कोई अपमान उसे अपनी गति से काम करने से नहीं रोक सका। हालांकि राउलिन ने जितना अधिक देखा, उतना ही उसके लिए एक शब्द भी न कहना मुश्किल हो गया। भूमिगत जगह असंभव रूप से विशाल थी। पहले तो राउलिन ने सोचा कि यह कम से कम पूरे बगीचे में फैली होगी। फिर उसे यकीन हो गया कि यह कम से कम पूरे महल में फैली होगी। लेकिन अंत तक उसे ये भी यकीन नहीं रहा कि पूरा शाही शहर भी इतना बड़ा होगा या नहीं। वहां कुछ भी नहीं था, बस एक विशाल धूसर विस्तार था जो कम से कम 100 मीटर ऊंचे और 10 मीटर मोटे खंभों पर टिका हुआ था। उनमें से किसी एक के पास खड़े होने मात्र से ही ऐसा लग सकता था जैसे कोई लक्ष्यहीन चींटी हो, और इतने बड़े स्थान में चलने मात्र से ही ऐसा लग रहा था मानो आप अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। फिर भी, हालांकि इसमें कई घंटे लगे, अंततः उन्होंने ऐसा कर दिखाया। शुरू से आखिर तक मानो अपने बेटे को सब कुछ आत्मसात करने का मौका दे रहा हो, अलेक्जेंडर ने अपनी गति कभी नहीं बढ़ाई। वह एक के बाद एक कदम बढ़ाता रहा, उसके पैर बिल्कुल सही जगह पर थे और उसके जूतों की ताल एकदम नियंत्रित लय में गूंज रही थी। तभी वे उन दरवाजों तक पहुंचे, उन्हीं दरवाजों तक जिन्हें राउलिन अपने जीवन काल में कभी नहीं भूलेगा। खंभों की तुलना में वे ज्यादा ऊंचे नहीं थे, बस 10 मीटर के आसपास। फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी ज्यादा थी कि राउलिन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। इस विशाल धूसर रंग में दरवाजे ही एकमात्र रंग थे। वे भारी, ठोस कांसे के बने थे। उन्हें खुद खोलने की कोशिश न करते हुए भी राउलिन को लगा कि उसके पास उन्हें अकेले खोलने की ताकत कभी नहीं होगी। उसके चेहरे पर प्राचीन रून अंकित थे। जितना ज्यादा उसे घूरते, उतना ही धुंधला सा लगता। राउलिन रून्स में खो गया। अचानक उसने स्वयं को दुनिया के आरंभ की कल्पना करते हुए पाया। वहां अंतहीन अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था, जब तक कि कहीं से एक हाथ नीचे नहीं आ गया और उसने अपनी इच्छानुसार चीजें बनाना शुरू कर दिया।
रावलिन पहले तारे के निर्माण के दौरान भी नहीं टिक पाया था कि उसका दिमाग लगभग जल गया, उसकी नाक से खून की ऐसी बारिश हुई कि वह लगभग बेहोश हो गया। ऐसा न होने का एकमात्र कारण ये था कि वह जानता था कि अगर वह यहाँ असफल रहा तो उसका क्या होगा। उसके पिता को हमेशा एक और बेटा हो सकता था, लेकिन उनके पास केवल यही एक मौका था। लड़खड़ाते हुए रावलिन किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा रहा, उसका जबड़ा कांप रहा था और वह दांत पीस रहा था। उसने इतनी जोर से काटा कि उसका एक दांत आधा टूट गया, लगभग पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। लेकिन यही दर्द उसे जगाए रखने में कामयाब रहा। बिना एक शब्द कहे या हल्की सी भी स्वीकृति दिए बिना अलेक्जेंडर ने अपनी हथेलियां दरवाजे पर रख दी और जोर से धक्का दिया। पहले तो रावलिन को बस एक तेज रोशनी दिखाई दी, लेकिन फिर उसने जो देखा उससे वह लगभग गिर ही गया। लड़की उसके कंधे के ऊपर से खिसक गई। उनके पिता, वह व्यक्ति जिनका उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान किया, वह राजा जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता था, वह घुटनों के बल गिर पड़ा और इतने जोश से झुक गया कि उसके माथे के जमीन पर टकराने से रावलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में घंटी बज रही हो। रावलिन जड़वत खड़ा रहा, उसकी निगाहें ऊपर कमरे में गईं और पाया कि पूरे विस्तार में एक अकेली चांदी की पट्टिका के अलावा कुछ भी नहीं था। वह एक चबूतरे पर बैठा था, उसके चारों ओर ऊर्जा की एक नदी बिना किसी ध्वनि के बह रही थी। वहां ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था जो उसके पिता के प्रणाम का उत्तर दे सके। कुछ क्षण बाद अलेक्जेंडर खड़ा हुआ। लड़की मुझे दे दो। आहा! रावलिन ने उस बच्ची को अपने पिता को सौंप दिया। हालांकि दोनों कमरे में आ गए थे, अलेक्जेंडर ने अपने बेटे को झुकने के लिए मजबूर करने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह ऐसी बातें कहने लगा जिन्हें रावलिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने मूल्य के आधार पर अलग अलग है। अलेक्जेंडर ने लड़की को चांदी की पट्टिका के सामने एक वेदी पर लिटा दिया और उसके सारे कपड़े उतार दिए। फिर भी अब तक लड़की ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बस उसी पल रावलिन को समझ आया, वह अकेला था जो पहली बार यहाँ आया था। ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं, पांचवें आयाम से अधिक कुछ नहीं है। हालांकि फिर भी इसमें रहने वाले अधिकांश लोग चौथे आयाम के ही हैं, क्योंकि अन्य पांचवें आयाम की दुनियाओं के बीच भी हम कमजोर हैं। अलेक्जेंडर ने एक ब्लेड निकाला और उस बच्ची को उसके गर्भ के ठीक ऊपर काट दिया। उम्मीद थी कि लाल रंग का खून बहेगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उसमें सोने के कुछ स्पष्ट कण मिले हुए थे, जिन्होंने रावलिन को पूरी तरह से चौंका दिया। सोने के ये कण उसके कूल्हों के किनारे और टांगों के बीच से बहकर वेदी के चारों ओर जमा हो गए। हालांकि एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद खून का बहना जारी रहने के बावजूद जमा हुआ खून ऊपर नहीं आया। साफ था कि यह कहीं से बहकर जा रहा था। पांचवें आयाम की तुलना में छठे आयाम के लोग भगवान हैं। छठे आयाम की तुलना में सातवें आयाम के लोग देवता हैं। सातवें आयाम की तुलना में जो लोग आठवें आयाम में कदम रख सके, वे समझ से परे प्राणी थे। उसी क्षण चांदी की पट्टिका हल्की लालिमा लिए चमकने लगी, जो धीरे धीरे सुनहरी हो गई। कई लोगों के लिए ब्रह्मांड की सीमा यही है। जरूरी नहीं कि हर चीज सुंदर गोल संख्याओं में ही खत्म हो। दुनिया अक्सर परिपूर्ण नहीं होती। आखिरकार प्रथम आयाम जैसी कोई वास्तविक मूर्त चीज है ही नहीं। कम से कम इसे ठीक से देखा तो नहीं गया है। जहां तक दूसरे आयाम का सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि मौखिक प्रचार और कहानियों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी आम सहमति नहीं है। ये कहा जा सकता है कि वास्तव में अस्तित्व में आने वाला पहला आयाम तीसरा है और अंतिम आठवां है। हमारे आयामी छंद में सबसे मजबूत अस्तित्व भी आठवें आयाम का है, और वे सभी एकांतवासी संस्थाएं हैं जो अनगिनत युगों से प्रकट नहीं हुई हैं। प्राणियों की अजीबोगरीब 5 अवस्थाएं, सच्चे शिखर तक, सच्चे ईश्वरत्व तक पहुंचने के लिए 5 कदम। लेकिन अभी भी एक और है। जो कुछ भी है, उसके सच्चे अधिपति, एकमात्र अस्तित्व जो सचमुच ईश्वर, सृष्टिकर्ता कहलाने के योग्य है, या जैसा कि कुछ लोग उन्हें कहना चाहेंगे, 9वें आयाम का अस्तित्व, ईश्वर। रावलिन अपने पिता के शब्दों को बड़ी मुश्किल से समझ पा रहा था, लेकिन हर एक शब्द उसके दिल पर युद्ध के नगाड़े की तरह भारी पड़ रहा था। 9वां आयाम, मोरालेस परिवार के लिए भी यह एक काल्पनिक अस्तित्व से ज्यादा कुछ नहीं था। दरअसल इन हमेशा से मायावी 8वें आयाम के परिवारों और संगठनों के लिए भी ऐसा कोई स्तर मौजूद नहीं है, हालांकि कई लोगों ने इन सीमाओं को पार करने की कोशिश की है। एक कारण था कि पृथ्वी केवल 8वें आयाम की क्षमता होने के बावजूद अभी भी समग्र रूप से आयामी छंद द्वारा एक गर्म वस्तु के रूप में देखी जाती है।
इन बातों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए, जहां तक आयामी पद्य के आम लोगों का सवाल है, सातवां आयाम परम सर्वोच्च है। इसलिए मोरालेस परिवार जैसे अस्तित्वों को शिखर माना जाता है। इस हमेशा भ्रामक सातवें आयाम में केवल मोरालेस परिवार के स्तर पर स्थित संगठन ही समझते हैं कि कम से कम एक कदम और उठाना बाकी है। लेकिन उनके लिए इन आठवें आयाम के परिवारों और संगठनों का अस्तित्व है या नहीं, यह अभी भी एक रहस्य है। अब कोई भी ठीक से समझ सकता है कि अलेक्जेंडर के शब्द कितने हास्यास्पद थे। उसने एक ऐसे अस्तित्व की बात की जो मोरालेस परिवार द्वारा सिद्ध किए जा सकने वाले अस्तित्व से भी कहीं आगे था, मानो उसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। फिर भी उसने खुद इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह अस्तित्व में मौजूद सबसे कमजोर पांचवें आयाम की दुनियाओं में से एक के राजा से ज्यादा कुछ नहीं था। राउलिन इन बातों पर इतनी गहराई से सोच नहीं पा रहा था। उसके पास अपने पिता की बातों को समझने के लिए पर्याप्त समझ नहीं थी। उसके मन में यही दुनिया एकमात्र थी और उसका परिवार सबसे मजबूत था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता ने उसके साथ मजाक किया है। राउलिन ने उस लड़की की ओर देखा जो उसकी पत्नी बनने वाली थी। उसके गर्भाशय के ठीक ऊपर एक घाव था जिससे सुनहरा खून बह रहा था। हालांकि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, उसका शरीर लगभग बेजान सा था। यदि राउलिन अब तक नहीं समझ पाया तो वह बहुत बड़ा मूर्ख होगा। उसके पिता ने उसे नॉर्मन की मंगेतर इसलिए नहीं दी थी कि वह खुश रहे, नहीं इसलिए कि उसने इसके लिए गिड़गिड़ाया था। उसके पिता ने उसे यह औरत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि उसे इस तरह इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। इस समय उसके शरीर से जो लाल सुनहरा खून बह रहा था, वह इस गोली के लिए बहुत जरूरी था। हालांकि इससे यह नहीं पता चलता था कि यह गोली क्या थी और क्या कर सकती थी। राउलिन ने पूछने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन झिझक रहा था। इस नाजुक मोड़ पर वह कोई गलती नहीं कर सकता था। उसके पिता ने उसे अभी तक ये सब क्यों नहीं दिखाया था, इसकी एक वजह थी। किसी वजह से राउलिन को यकीन था कि अगर उसका प्रदर्शन सही नहीं रहा, वह यहां से कभी जीवित नहीं निकल पाएगा। राउलिन को ठंडा पसीना आने लगा। उसकी त्वचा में झुनझुनी होने लगी और कमरे का तापमान पहले से कहीं ज्यादा गर्म लग रहा था। बिना यह समझे कि वह क्या कर रहा है, वो घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा पटिया की ओर जमीन पर पटक दिया। उसकी प्रणाम ध्वनि उसके पिता की ध्वनि से भी ज्यादा जोरदार थी, यहां तक कि खून की धाराएं उसकी आंखों में चुभने लगी और उसके होठों पर नमक की तरह जम गईं। अंदर आने के बाद पहली बार अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर देखा। ये हल्का सा था, लेकिन अगर कोई गौर से देखता तो ऐसा लगता जैसे उसकी आंखों के ठीक नीचे की दो झिल्लियां उसी पल बंद हो गई हों। यहां आओ। यह आवाज राउलिन के लिए मानो किसी फरिश्ते की पुकार थी। उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसने सही काम किया है और इस मुसीबत से पार पा लिया है। जल्द ही पिता और पुत्र नग्न अवस्था में खून से लथपथ एक युवती के सामने खड़े हो गए। राउलिन ने गहरी सांस ली। अचानक उसे लगा जैसे उसके शरीर में स्फूर्ति आ गई हो। वर्षों से जिस गतिरोध में वह फंसा हुआ था, वह अचानक टूट गया और वह चौथे आयाम के 8वें स्तर पर पहुंच गया। राजकुमार सदमे में जड़वत खड़ा रह गया। उसने इस गोली से मिली हवा का बस थोड़ा सा ही हिस्सा अंदर लिया था, लेकिन वह इतनी आसानी से टूट गया था। राउलिन ने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह शायद 20-25 साल के लग रहे थे, लेकिन उनकी उम्र इससे कहीं ज्यादा थी। हालांकि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, फिर भी उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी, और यही बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी, खासकर जब हर कोई उनकी तुलना नॉर्मन से करने लगा। फिर भी इस टैबलेट ने ठीक यही किया था। राउलिन की आंखों में उसके पिता से भी अधिक उत्साह था। जल्द ही हम देवताओं को बुला पाएंगे। सच्चे देवताओं को, अलेक्जेंडर ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये बात ज्यादातर लोगों को, यहां तक कि उसके अपने बेटे को भी, समझ नहीं आई। जब वह दिन आएगा, ये दुनिया हमारी होगी। लेकिन ये तो बस पहला कदम होगा। ईश्वर की शक्ति से हम आयामी पद्य को अपना बना लेंगे। यदि लियोनेल वहां होता तो ये बातें उसके कानों को अजीब तरह से परिचित लगती। तारांकन तारांकन जनरल, अब तक खबर राजधानी तक पहुंच चुकी होगी और वे निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहे होंगे। इस बात की अच्छी संभावना है कि वे अपने किसी उपाधिधारी शूरवीर को भेज दें। जानवरों की खाल से बने एक सैन्य तंबू में लियोनेल अपनी एक स्काउटिंग यूनिट द्वारा दी गई रिपोर्ट सुन रहा था। उस युवक ने हत्यारे जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी पहना हुआ था और वह रिपोर्ट की ओर आंखें सिकोड़ रहा था। पिछले 1.5 महीने में लियोनेल ने कई अधीनस्थों को इकट्ठा कर लिया था।
लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिन पर उसे सबसे ज्यादा कामों का भरोसा था वे थे रोलन और वही युवा अनाथ जिसे सब गॉगल्स कहते थे। एक उपाधिधारी शूरवीर है ना? लियोनेल मुस्कुराया। वे कितने शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली, हर कोई कम से कम टियर 7 का है और सबसे मजबूत टियर 8 का है। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। किंगडम में उस स्तर के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि हम सब मर जाएंगे। जानते हो, अगर सब मेरी बात मान लें तो हम अभी भी वापस लौट सकते हैं और कहीं दूर पहाड़ पर जाकर कभी वापस नहीं लौट सकते। वे हमें कैसे ढूंढ पाएंगे? बुरी से बुरी हालत में हम अपनी बाकी जिंदगी प्रकृति पर ही गुजार सकते हैं। ठीक है, गॉगल्स। मुद्दे पर वापस आओ। वह सचमुच एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था। दुर्भाग्य से वह हर चीज से डरता था। एक और भावनात्मक टिप्पणी करने से पहले ही उसे रोक दिया गया, जिसके बाद गॉगल्स केवल मानव संसाधन विभाग के निर्माण के बारे में और उस पर होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में ही बड़बड़ा सके। इस पर लियोनेल केवल अपना सिर हिला सका, जबकि बैठक के तंबू में छिपे हुए ठहाकों की हल्की सी झलक फूट पड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उपाधि प्राप्त शूरवीर कोई यूं ही बेतरतीब ढंग से दी जाने वाली उपाधि नहीं है। अन्य समाजों में उपाधि प्राप्त शूरवीर सबसे निचले कुलीन वर्ग से भी नीचे होता है। यहां तक कि एक बैरन भी उन्हें आसानी से नीची नजर से देख सकता है। हालांकि अलेक्जेंडर द एपेक्स के लिए उसके उपाधि प्राप्त शूरवीर कुछ बिल्कुल अलग ही चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह उनकी उपाधि में शक्ति भर सकता है, जिससे उन्हें एक बफ मिलता है जिसका उपयोग वे युद्ध में कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाधि प्राप्त शूरवीर के ध्वज के नीचे उनकी सेना को भी वही बफ प्राप्त होता है, जिससे वे असाधारण रूप से शक्तिशाली बन जाते हैं। लियोनेल की दिलचस्पी अंततः जाग उठी। एक योग्यता? उसने पूछा। हाँ, अलेक्जेंडर द एपेक्स में एक शब्द में शक्ति भरने की क्षमता है। चूंकि वह एक राजा है, इसलिए वह अपनी क्षमता को और भी मजबूत बनाने के लिए रॉयल फोर्स को भी जुटा सकता है। इसलिए राज्य की सीमाओं के भीतर उसके उपाधिधारी शूरवीर और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। रॉयल फोर्स। लियोनेल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये नाम इस दुनिया में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि लियोनेल को इसके बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था, हालांकि उसने इसे इस उपाधि से पुकारा नहीं सुना था। ये तथाकथित शाही सेना बिल्कुल भी शाही नहीं थी, या यूं कहें कि इसका राज्य से कोई खास संबंध नहीं था। ज्यादा संभावना यही थी कि अलेक्जेंडर ने यह मिथक इसलिए फैलाया था ताकि वह अपनी संप्रभुता स्थापित कर सके। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह शाही शक्ति वास्तव में विश्व शक्ति थी। विश्व शक्ति एक ऐसी शक्ति थी जिस तक पहुंच तभी संभव थी जब आपके पास विश्व आत्मा का कम से कम 1/4 हिस्सा हो। यह सार्वभौमिक शक्ति के समान थी, क्योंकि यह व्यक्ति की समग्र तकनीकों को एक मजबूत बढ़ावा देती थी। हालांकि इसमें कुछ अंतर थे। उदाहरण के लिए, विश्व बल का उपयोग सीधे तौर पर किसी की क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सार्वभौमिक बल का उपयोग इतने लचीले ढंग से नहीं किया जा सकता, खासकर जब वह सार्वभौमिक चक्रों की समझ से जुड़ा हो। ये कहा जा सकता है कि विश्व बल की अपनी कमजोरियां भी थीं। एक तो ये कि यह व्यक्ति की अपनी दुनिया की क्षमता से सीमित था, जबकि सार्वभौमिक बल की एकमात्र सीमा व्यक्ति की समझ थी। और दूसरी बात, व्यक्ति अपनी दुनिया से जितना दूर जाता था, यह उतना ही कमजोर होता जाता था। मैं समझ गया। लियोनेल ने सिर हिलाया। अच्छा, ये रही योजना। लियोनेल को उसकी चिंताओं को सुनने से लेकर हमले की अगली योजना की सूची बनाते देख गॉगल्स को लगा कि उसे कोई दीवार ढूंढ लेनी चाहिए जिससे वह अपना सिर पटक सके। क्या उसका स्पष्टीकरण पर्याप्त स्पष्ट नहीं था? उन्हें भाग जाना चाहिए। हम सेना को 4 भागों में बांट देंगे। हम ठीक 3 हफ्तों में यहां हमला करेंगे। लियोनेल ने मानचित्र पर एक स्थान की ओर इशारा किया। 1 सप्ताह बाद हम यहां हमला करेंगे। उसके 2 सप्ताह बाद यहां। लियोनेल ने इशारा करना जारी रखा। मैं व्यक्तिगत रूप से हर लड़ाई का नेतृत्व करूंगा। इस बात की चिंता मत करो कि मैं इतनी दूरी कैसे पार करूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। एक बार जब ये हमले पूरे हो जाएंगे तो पहली सेना इस रास्ते से जाएगी, दूसरी इस रास्ते से, तीसरी इस रास्ते से, और अब से ठीक 2 सप्ताह बाद सभी चौथी सेना से मिलेंगे। वह दिन होगा जब उनका उपाधिधारी शूरवीर गिर जाएगा। ठीक है, सभी को विदा किया जाता है। रोलन, तुम चौथी सेना का नेतृत्व करोगे। दूसरा महीना आने तक छिपना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। गॉगल्स, एक पल के लिए यहीं रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। गॉगल्स कराह उठा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे लिए और खतरा, वाह, मैं कैसे उत्साहित न हूं। मुझे और प्रताड़ित करो, डैडी।
साफ है, मैं यहाँ रहकर एक मसोचिस्ट बन गया हूँ। रोलन ने गॉगल्स के कंधे पर थपथपाते हुए जोर से हंस दिया। तुम ठीक हो जाओगे, बाहर सुरक्षित रहो। सारे सैन्य अधिकारी बाहर चले गए। उनमें से किसी को भी लियोनेल की योजना की जरा भी परवाह नहीं थी। या तो उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर उन्होंने उस पर अटूट भरोसा जमा लिया था। चश्मा, तुम्हारा काम हमेशा की तरह वही है, तुम ही यहाँ मुख्य कड़ी हो। गॉगल्स ने आंखें घुमाईं। बेशक वह था। आप उनके धीमे नेटवर्क का फायदा उठाकर उन पर पीछे से वार करना चाहते हैं, है ना? लेकिन ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका कि सूचना बहुत तेजी से न फैले, वह है मैं। लियोनेल मुस्कुराया। अच्छा, है ना? गॉगल्स ने लियोनेल को घूरा। और मेरा इनाम? तुम क्या चाहते हो? लियोनेल हंसा। मैं अपनी देवी एलिस से शादी करना चाहता हूँ। लियोनेल ने गॉगल्स के माथे पर कराटे का वार किया। ये नौजवान तो बस यूं ही बेवकूफ़ी करता रहता था। वह उसे रोलन की बीवी का वादा कैसे कर सकता था? ठीक है, ठीक है। गॉगल्स चुपचाप उतर गए, उनके कंधे अतिशयोक्ति से झुक गए। मैं बस इसी काम के लिए मेहनत करता रहूंगा, जब तक कि एक दिन मैं किसी गुमनाम युद्धभूमि में मर न जाऊं, कोई मेरा नाम याद न रखे और कोई औरत न हो जिसे मैं पत्नी कह सकूं। ओह भाग्य, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? लियोनेल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। गॉगल्स वाकई उनके काम का एक अहम हिस्सा था। उसमें एक तरह की संवेदी क्षमता थी, लेकिन वह अनोखी थी। ये लियोनेल की अनुकरण क्षमता जैसी ही थी, बस फर्क इतना था कि यह सब बिना सोचे समझे अपने आप हो जाता था। इस क्षमता से गॉगल्स न केवल किसी समस्या को उसके घटित होने से पहले ही भांप लेता था, बल्कि यह भी समझ लेता था कि किस प्रकार का कारण और प्रभाव उसे उत्पन्न होने के लिए बाध्य कर रहा है। इस प्रकार वह इस समस्या को शुरू होने से पहले ही रोक सकता था। इस क्षमता की एकमात्र कमी ये थी कि गॉगल्स को पर्याप्त बुनियादी जानकारी की आवश्यकता थी। उसका लक्ष्य जितना व्यापक था, कारण और प्रभाव की उसकी समझ उतनी ही अस्पष्ट थी। उसका लक्ष्य जितना केंद्रित था, उसकी इंद्रियां उतनी ही तेज होती गईं। इस समय गॉगल्स के पास केवल एक ही काम था, विरोधी राज्य के सभी दूतों को मार गिराना। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास विशिष्टता का एक अतिरिक्त चरण भी था। उसे केवल उन दूतों पर ध्यान केंद्रित करना था जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनकी सेनाओं की गतिविधियों की जानकारी लेकर आ रहे थे। उसका काम मुख्यतः उनकी जानकारी को देर से और पुरानी बनाना था। गॉगल्स के लिए इस तरह का केंद्रित और विशिष्ट कार्य उसे व्यावहारिक रूप से एक ऐसे दैवज्ञ जैसा बनाता था जो भविष्य में झांक सकता था। जब लियोनेल पहली बार उससे मिला तो उसने उसे लगभग एक विद्वान समझ लिया था। इस तरह का शतरंज का मोहरा, यह ऐसा था जिसे पाने के लिए कोई भी राजा हत्या कर सकता था। फिर भी गॉगल्स भले ही काय था, उसने उनके अभियान में शामिल होने का निर्णय लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। माइकल अपने माथे पर काली रेखाएं लिए घूम रहा था। उसके चारों ओर कप, मेज और अन्य फर्नीचर टूटे हुए थे। मानो इतना ही काफी नहीं था, उसने गुस्से में अपने सैन्य तंबू में एक छेद कर दिया था और कुछ कंफर्ट वीमेन उसे फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। इनमें से एक महिला की लाश जमीन पर पड़ी थी, जिसे उसने गुस्से में मार डाला था। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी लाश को हिलाए। वे बस उसके ऊपर से पैर रखकर उसे बंद करने की कोशिश करते रहे। मानो जानबूझकर। इससे माइकल और भी ज्यादा नाराज हो गया। वे रोना धोना बंद क्यों नहीं कर रहे थे? बस एक मरी हुई औरत थी और अब अचानक उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें किसी भी रात में 1 दर्जन आदमियों की सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हत्या ही उनकी सीमा थी। स्पष्टतः अपने हास्यास्पद तीखे हमले में माइकल ये पूरी तरह से भूल गया था कि इनमें से अधिकांश महिलाएं अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई थीं। लानत है। मिकाएल ने एक महिला के आंसू को चीरकर अलग कर दिया। विडंबना यह है कि जब उसने अवचेतन रूप से उसे बाहर निकाला तो वह और भी चौड़ा हो गया। धिक्कार है। महिला को तुरंत मेज पर झुका दिया गया। उसका कपड़ा फट गया और अचानक उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ उसके अंदर प्रवेश कर रहा है। माइकल ने अपनी सारी हताशा व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसे स्पष्ट रूप से इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बहुत अधिक ताकत का उपयोग कर रहा था। सर मिकाएल। तभी एक अटेंडेंट तंबू में आया। मेज में दबी हुई औरत और पीछे से मिकाएल का उसे जोर जोर से धक्का देते देखने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया, मानो उसे ऐसे नज़ारे देखने की आदत हो। ये सब क्या है? हमें उनकी गतिविधियों की खबर मिल गई है। मिकाएल की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। ओह हाँ, हमें और खबर मिल गई है ना? आल्प्स में पहली बार क्या हुआ था?
ट्रियंट फॉरेस्ट में दूसरी बार क्या हुआ था? मैं अपनी सेना को सिर्फ उन शहरों को ढूंढने के लिए क्यों गोल गोल घुमा रहा हूं जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया है और जिन्हें शायद ही छुआ हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मिकाइल के नीचे बैठी औरत का राहो थी। मिकाइल ने जिस हाथ से उसका चेहरा मेज पर दबाया था, उसने इतना दबाव डाला कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इस बार हमने ज्यादा सावधानी बरती है। हमें यकीन है कि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन पुरानी है। अगर हम अभी आगे बढ़ते हैं तो हम उन्हें जरूर रोक पाएंगे। मेरी समझ से ऐसा लग रहा था कि हमारे दूतों को रोकने के लिए उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें आखिरकार कोई खामी निकल ही आए। इस बार हम उन्हें पकड़ ही चुके हैं। मिकाइल ने उस औरत को, जिसे उसने झुकाया था, जोर से दबाया और एक तरफ फेंक दिया। वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह सांस लेने के लिए छटपटाने लगी और तंबू का कपड़ा सीने के अपने काम पर वापस लौटने के लिए छटपटाने लगी। तुमने यह बात शुरू में क्यों नहीं कही? मिकाइल गरजा। हम यहां से जा रहे हैं। तारांकन तारांकन। माइकल रोड एक शानदार घोड़ा था। उसका मांसल शरीर स्टेरॉइड से भरा हुआ लग रहा था और लहराते बाल उसके अयाल और खुरों को ढांके हुए थे। उसकी चाल से ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में सरपट दौड़ रहा हो। सेना ने मैदानों को तहस नहस कर दिया। मुझे ये घाटी पसंद नहीं है, इसके चारों ओर चक्कर लगाओ। मिकाइल दहाड़ा। हालांकि मिकाइल गुस्सैल स्वभाव के थे, फिर भी वे दशकों के अनुभव वाले एक जनरल थे। वे किसी के बहकावे में नहीं आते थे। जब भी मौका मिलता वे सावधानी बरतते थे। घाटी के चारों ओर चक्कर लगाने में ज्यादा से ज्यादा आधा दिन लग जाता। इससे उन्हें नुकसान होने की बजाय फायदा ही होता। सुबह पहुंचने के बजाय वे दोपहर में पहुंचते। अगर वे घेराबंदी के बीच में ही विद्रोही सेना को पकड़ लेते तो यह युद्ध लगभग खत्म हो जाता। हालांकि माइकल को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे अपने घोड़े की लगाम खींचनी पड़ेगी, जिससे वह मुश्किल से एक दिन बाद ही रुक जाएगा। उनके सामने एक नदी जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी, अचानक प्रकट हो गई थी, मानो कोई देवता नीचे आया हो और उसने उसे अपनी इच्छा से बनाया हो। यह ज्यादा चौड़ा नहीं था, बस 5 या 5 मीटर। शायद ज्यादा गहरा भी नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मीटर। फिर भी उनकी जैसी अप्रस्तुत सेना के लिए यह उन्हें जोरदार टक्कर मारने के लिए काफी था। घूमे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह नदी यहाँ कैसे प्रकट हुई, बस यूं ही विरल पेड़ों वाले जंगल के अंत में अचानक प्रकट हो गई। बिना ये जाने वे ऐसा निर्णय कैसे ले सकते थे? क्या उस पार जाना ही एकमात्र विकल्प था? लेकिन अगर उन्हें पुल बनाने के लिए कुछ पेड़ काटने पड़े तो उनकी यात्रा में आधा दिन और लग जाएगा। तब तक तो मानो उन्हें समय पर संदेश ही न मिला हो। यदि वे बलपूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करते तो उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता। ठीक उसी समय माइकल ने कुछ ऐसा सुना जिसे वह उस समय बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहता था। शुल्क। मिकाइल की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी गर्दन पीछे की ओर झुक गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी पीठ से एक सेना आ रही है। आखिर वे हमारे पीछे कैसे आ गए? मिकाइल ठिठक गया। घाटी। उसने तो घूमकर जाने का फैसला किया था, लेकिन क्या हो अगर उस समय कोई सेना छिपी हो जो उसके इसी फैसले का इंतजार कर रही हो और उस पर हमला करने के लिए तैयार हो? अगर वह घाटी में चला गया तो वह खत्म हो गया। अगर वह घाटी के चारों ओर चला गया तो वह खत्म हो गया। नदी पार करो। मिकाइल दहाड़ा। लेकिन जैसे ही उनका आदेश आया और उस पर अमल शुरू हुआ, नदी के दूसरी ओर से हवा में तीरों की ध्वनि आने लगी। दूर दूर स्थित वृक्षों के बीच छिपे हुए तीरंदाजों ने, जिन पर माइकल ने पहले ध्यान भी नहीं दिया था, अचानक अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। भाड़ में जाओ। माइकल दहाड़ा अपने घोड़े को उथले पानी में दौड़ाते हुए दूसरी तरफ पहुंचा। वह इन तीरंदाजों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे अरे अरे, अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। सुनहरी रोशनी की एक किरण में मिकाइल ने अचानक पाया कि उसका रास्ता एक लड़के ने रोक रखा है, जो उसके पोते के बराबर का था। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराया। उसके हाथ में एक भाला था। मिकेल द स्टडी है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा। कोई विकल्प नहीं। जैसे ही लियोनेल का अभिवादन गिरा, वैसे ही उसका भाला भी गिर गया। मिकाइल के हाव भाव बदल गए और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आखिरकार वो युद्ध का अनुभवी तो था ही, और जहां तक उसकी बात है, लियोनेल का घोड़े पर बैठे बैठे उसे पैदल चुनौती देना उसके द्वारा लिए गए सबसे मूर्खतापूर्ण फैसलों में से एक था। माइकल ने अपनी लगाम खींची, अपनी पीठ से एक बड़ा हथौड़ा निकाला और अपने घोड़े की गति का उपयोग करते हुए उसे पीछे की ओर धकेला और पूरी ताकत से उसे झुलाया। लेकिन जैसे कि उसने शुरू से ही माइकल की चाल को समझ लिया था,
लियोनेल के भाले का प्रक्षेप पथ पहले ही बदल चुका था। उसका लंबा लचीला शरीर उसकी कलाई के एक झटके से हवा में उछल गया और उल्का की तरह घोड़े के गिरते हुए गले में जा लगा। हालात ऐसे थे कि घोड़े की टापों की गति लियोनेल को उसका गला फाड़ने में ही मदद कर सकती थी। दरअसल उसकी भी यही हालत थी कि वह भी हमले के लिए हवा में उछल पड़ा, जबकि उसके पिछले खुर अभी भी जमीन पर थे। उसके लिए अपनी दिशा बदलने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि लियोनेल भी परिणाम से आश्चर्यचकित था। मजबूत, मानो किसी पवित्र प्रकाश से आवृत होकर मनुष्य और पशु ने ऊपर से आशीर्वाद का एक स्तंभ स्वीकार किया। उसी क्षण लियोनेल का भाला काले घोड़े के गले तक पहुंच गया, उसे पूरी तरह चीर डालने के लिए तैयार। लेकिन उसे असल में एक मजबूत स्टील की दीवार मिली। लियोनेल की भौहें तन गईं। तेज कदमों से वह पीछे हट गया। माइकल के हथौड़े के जोरदार प्रहार से उसके बाल उड़ गए, यहां तक कि उसके कपड़े भी हवा के दबाव में फटने की आशंका में थे। बाल इतने करीब से काटे गए थे कि लियोनेल हथौड़े के शरीर को अपनी नाक की नोक से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी से गुजरते हुए देख सकता था। लियोनेल घबराया नहीं। उसे लगा कि यह ज्यादा से ज्यादा एक अस्थायी अभेद्यता थी। कोई भी क्षमता उसके इतने जोरदार प्रहार को इतनी आसानी से रोक नहीं सकती थी। मुद्दा सिर्फ उसके प्रहार की ताकत का नहीं था, बल्कि उसके हथियार की गुणवत्ता का भी था। एक अर्ध कांस्य हथियार के लिए किसी अवरोध से इतनी आसानी से निपटना संभव नहीं था। सबसे तार्किक व्याख्या ये थी कि यह एक अस्थायी मामला था। ऐसी चीज को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और लियोनेल बिल्कुल सही थे। उन्होंने स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण किया। जैसे ही माइकल का वार चुका, वो पुनः आगे की ओर बढ़ गया, ये जानते हुए कि इतना भारी हथियार इतनी आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता। मिकाएल के स्विंग के फॉलो थ्रू ने उनका संतुलन नहीं बिगाड़ा, लेकिन वह निश्चित रूप से इस समय आक्रमण करने की स्थिति में नहीं थे। उस क्षण में लियोनेल का भाला पलक झपकते ही 1 दर्जन बार फटा। उल्कापिंड प्रभाव का एक विस्फोट घोड़े और माइकल पर बरस पड़ा। मानो आसमान में गहरे लाल गुलाब खिल रहे हों, उन्होंने लाल और काले रंग की एक धारा फैला दी, जिसने दोनों को पूरी तरह से ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि ऐसी स्थिति में कोई भी बच नहीं पाएगा, लेकिन लियोनेल ने जैसे ही यह काम पूरा किया, वह तेजी से पीछे हट गया। और ठीक उसी क्षण माइकल और उसका घोड़ा आग की लपटों से बाहर कूद पड़े। आग की लपटें उनके कवच को चाट रही थीं, लेकिन अंततः उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिकाएल ने अपना हथौड़ा आसमान की ओर उठाया और पूरी ताकत से दहाड़ा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उसकी जोरदार चीख उनके आसपास के विरल जंगल को तहस-नहस कर देगी। उसके चारों ओर उसके आदमी मक्खियों की तरह गिर रहे थे। वह तीरंदाजों द्वारा उन पर किए जा रहे हमले के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, हालांकि वह नदी के उस पार पहुंच गया था, और न ही वह पीछे से उन्हें घेर रही बढ़ती सेना के बारे में कुछ कर सकता था, कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे चुपचाप सह लेगा। मैं महामहिम एलेक्जेंडर द एपेक्स का उपाधि प्राप्त नाइट हूँ। मैं माइकल द स्टडी हूँ। मेरे पास लोहे के पैर हैं, स्टील के हाथ हैं, और पत्थर का दिल है। मेरी सुरक्षा शाश्वत है। मिकाएल की सेना उसके शब्दों से मेल खाते हुए दहाड़ी, शाश्वत। पूरी सेना पर झिलमिलाते प्रकाश के स्तंभ छा गए। हर एक आदमी को एक पल के लिए मानो प्रतिरक्षा मिल गई हो। कुछ ने इसे नदी पार करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया, तो कुछ पीछे मुड़ गए और दुश्मनों का सामना अपनी पिछली पंक्ति की ओर करने लगे। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है कि हालांकि उनकी अभेद्यता अस्थायी थी, मैंने उनकी सुरक्षा को कम करके आंका था। लियोनेल खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अलेक्जेंडर के अधीन सिर्फ एक टाइटल नाइट से मिला ये बफ उसके मेटल बॉडी को शर्मसार करने के लिए काफी था। वाकई कितनी आकर्षक क्षमता थी। अगर स्टडी टाइटल इतना कुछ कर सकता था, तो एपेक्स ने क्या किया? लियोनेल को इसका एहसास नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वह इसे देखने के लिए उत्सुक था। तेजी से पीछे की ओर भागते हुए लियोनेल फुर्ती से माइकल के झूलते हथौड़े के रास्ते से हट गया। टाइटलधारी शूरवीर अपने पीछे पूरी तबाही छोड़ गया और अटूट जोश के साथ लियोनेल का पीछा करने लगा। हर बार जब लियोनेल का भाला बाहर की ओर घूमता था, तो वह मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर मांस को छेद पाता था, जिसके परिणामस्वरूप इतने शक्तिशाली मनुष्य और जानवर को सती घाव के अलावा कुछ नहीं मिलता था। सबसे बुरी बात यह थी कि स्टडी में तत्वों के प्रति असाधारण रूप से उच्च प्रतिरोध क्षमता थी। एकदम सही समय पर उल्कापिंड के प्रहार के बावजूद नुकसान सिर्फ थोड़ी सी झुलसी हुई त्वचा के अलावा कुछ नहीं था। लियोनेल को लग रहा था कि यह सिर्फ मजबूती की बात नहीं थी, बल्कि माइकल और उसके घोड़े के कवच से भी जुड़ा था।
जब से उसने रोलन और एलिस के घर पर उस मोटे आदमी को देखा था, तब से वह इस बात को लेकर उत्सुक था। लेकिन जाहिर है ये तो बस एक छोटी सी बात थी। लियोनेल के शरीर पर सुनहरी रोशनियां छा गईं, जैसे ही वह इधर उधर हिल रहा था। वह जंगल में आसानी से फिसल रहा था, और हालांकि ज्यादातर पेड़ 10 मीटर की दूरी पर थे, फिर भी माइकल के लिए यह आसान नहीं था। उन दोनों जितनी तेज गति से चलने वाले लोगों के लिए 10 मीटर की दूरी का क्या मतलब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर बार एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। हालांकि लियोनेल भी कोई प्रगति नहीं कर रहा था, और माइकल की वर्तमान युद्ध शैली को देखते हुए उसे अपनी क्षमता की समय सीमा की भी चिंता नहीं थी। उद्धरण ... मुझे लगता है कि कोई और विकल्प नहीं है।